2022 का चुनाव नजदीक है, उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां ने अपनी रैलियां और जनसभाएं शुरू कर दी हैं। और यूपी में क्या माहौल है, कौन सी पार्टी पे कितने मतदाता रहेंगे, कितना लोगों का रुझान पार्टियों की तरफ रहेगा। एक तरफ किसान आंदोलन भी चल रहा है, 1 साल होने को आना हो रहा है नवंबर माह में, उसको लेकर भाकियू भी 26 नवंबर में और 22 नवंबर को लेकर तैयारी कर रही है। लखनऊ जाने के लिए 22 नवंबर उन्होंने तारीख तय की है। क्या पूरी माहौल रहेगा यूपी का, क्या समीकरण बदलेगा। रालोद के जो जैन चौधरी अध्यक्ष हैं, वे भी अपनी रैलियां जगह जगह जाके कर रहे हैं और परिवर्तन यूपी में लाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंकित जी हैं, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि 2022 के चुनाव किस तरीके से जनता देखती है। अंकित जी, आपका क्या मानना है 2022 के चुनाव को लेकर, जब ये राजनीतिक पार्टियां सभी जगह रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, लोगों को अपनी अपने जो मैनिफेस्टो के लिए जो जारी किया है उसके लिए लोगों को लुभा रही है, तो उसमें क्या, कहां तक का क्या प्रभाव पड़ेगा 2022 चुनाव में, क्या मानना है आपका? धन्यवाद प्रताप जी। देखिए, चुनाव का मौसम आ गया है। अगर मैं ये कहूं कि दिसंबर अंत में लगभग आचार संहिता लग जाएगी और सभी जो पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, और अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली पार्टियों की बात की जाए, सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, सभी ने अपने अपने चुनावी वादों को तैयार कर लिया है। सभी के घोषणा पत्र लगभग आने को तैयार हैं, कुछ के आ भी चुके हैं। और 2022 का जो चुनाव होने वाला है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा, क्योंकि इसी चुनाव के आधार पर जनता 2024 का अपना कैंडिडेट तय कर रही। यानी कोई भी पार्टी है, वो 2024 को ध्यान में रख के 2022 को लड़ने वाली है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में कहावत ये है कि दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है। और ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 100% सही भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जो कि ये तय करेंगी कि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा कौन सी वो पार्टी है जो कि 2024 के चुनाव को डिफाइन करेगी, ये तय करेगी प्रधानमंत्री कौन बनेगा या सत्ता किसके हाथ में जाएगी। अच्छा, अभी चुनाव की जो जनसभाएं हो रही है, योगीगढ़ में अखिलेश यादव अपनी सभाएं कर रहे हैं और अखिलेश यादव के गढ़ में योगी जी और अमित शाह जी सभाएं कर रहे हैं। तो एक थोड़ा माहौल इस तरीके का बना हुआ है कि किस तरीके से पब्लिक को, जनता को अपना आने वाली जो योजनाएं है उनके बारे में किस तरीके से हम अवगत कराएं। हमारा जो पिछला रिकॉर्ड, भाजपा का जो पिछला रिकॉर्ड रहा, उसके बारे में उन्हें किस तरीके से कन्वेंस करें। ऐसे सभी पार्टियां लगी हुई हैं, कोई अच्छाई कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है। तो इसमें राजनीतिक विश्लेषकों का क्या मानना है कि 2022 का जो चुनाव है, भाजपा उसे किस तरीके से लेके चलेगी या सपा किस तरीके से लेके चलेगी? देखिए, मैं आपको कुछ समय पहले ले जाना चाहूंगा। बात अगर करें 2012 की, जब चुनाव हुए और नतीजा आया, वो नतीजा किसने सोचा नहीं था कि सपा के खाते में इतनी अच्छी सीटें चली जाएंगी। और जो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उसका पश्चिमी हिस्सा, यहाँ से भी सपा के लिए काफी कुछ मिला सपा को। और यहाँ के लोगों ने भी, खास तौर से युवाओं ने, सबने ये चाहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि मुलायम सिंह यादव तैयार थे, लेकिन जनता की आवाज सुनते हुए, समर्थकों की आवाज सुनते हुए उन्होंने अखिलेश को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। और उसमें माना भी जा रहा था कि पारिवारिक विवाद इनका चलता रहा था कुछ दिन तक, उसको लेकर भी थोड़ा आपस में खींचतान रही। पिताजी, ये जो मुलायम सिंह थे वे अलग चल रहे थे, अखिलेश यादव अलग चल रहे थे, शिवपाल यादव अलग चल रहे थे, राम गोपाल यादव अलग चल रहे थे। तो कुछ लेकर उसको भी कुछ रहा पब्लिक में कि इनका परिवार का अगर विवाद नहीं सुलझ पाता है तो आगे क्या देश को यानी प्रदेश को किस तरीके से ये चलाएंगे। देखिए, सपा के कार्यकाल में अगर मैं आपको बात बताऊं तो कहावत तो ये थी कि मुख्यमंत्री एक नहीं है, मुख्यमंत्री 5 है। उसमें यादव परिवार ही नहीं, आजम खान जी का भी नाम लिया जाता था। तो खींचतान तो थी, लेकिन समय रहते वो उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने कोशिश की कि उसको निपटारा किया जाए उसका, लेकिन वो कहीं ना कहीं असफल हुए। और उसका नतीजा आज ये है कि उनके जो चाचा हैं शिवपाल, वो अलग हैं। मुलायम सिंह यादव जी का अभी जो है उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, अखिलेश यादव खुद अध्यक्ष बन गए थे। तो एक खींचतान चलती रहती है, राजनीतिक खींचतान है, इनका परिवार से लेना देना नहीं होता। भाजपा पे ये हमेशा ये आरोप लगते हैं कि केवल ये हिंदू और मुस्लिम राजनीति करती है भाजपा। उसको लेकर यहाँ पर कैराना है, आपके विधानसभा में कैराना पलायन का एक मुद्दा बहुत बड़ा 2017 में बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जो सांसद हुकुम सिंह जी थे यहाँ पे, उन्होंने एक पूरी लिस्ट जारी की थी 350 लोगों के करीब की कि इन लोगों ने यहाँ से पलायन कर चुके।
उसको लेकर पूरे देश में प्रदेश में एक माहौल इस तरीके का बन गया था कि जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, इस तरह के कैराना में भी हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं। कुछ एक एक समुदाय के डर से उनका व्यापार ठप हो चुका। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना भी पहुंचे थे, उन्होंने वे जो पलायन जो लोग कर गए थे यहाँ से उनसे भी मिले थे। क्या अब इस राजनीति में 2022 की राजनीति पर पलायन का मुद्दा फिर कारगर साबित होगा भाजपा के लिए? देखिए 2017 में स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी ने मुद्दा उठाया था और बड़े जोर शोर से उठाया था। और मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी रैली हुई है योगी जी की कैराना में, उसमें जो ये मुद्दा फिर से उठाया, उस परिवार से भी मिले जो पलायन करके चला गया था, उनके मुखिया से मिले और अन्य लोगों से मिले। यानी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से इस मुद्दे को भुनाना जरूर चाहेंगे, क्योंकि कई बार भी ये पहले भी मुद्दा उठ चुका है। स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी ने जब ये मुद्दा उठाया, उससे पहले भी एक दो बार ये सुर्खियों में आया, लेकिन तवज्जो नहीं मिली। लेकिन उनके उठाने के बाद हुकुम सिंह जी ने जब ये मुद्दा उठाया, उसके बाद ये सुर्खियों में आया और लगातार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा तो है ही। अच्छा, एक सर्वे कंपनियां सर्वे करती है चुनाव से पहले, एक कंपनी सी वोटर सर्वे कंपनी है, उसका जो एक अनुमानन आया है कि बीजेपी का नवंबर माह का जो देखते हैं, नवंबर माह अब चल रहा है कि इनकी क्या स्थिति इन पार्टियों की इस समय है। बीजेपी का इन्होंने 213 से 221 का आकलन दिया है सीटों का, और सपा का 152 से 160 का दिया गया है, बसपा का 16 से 20 तक का दिया गया है, कांग्रेस का 6 से 10 तक का और अन्य का 2 से 6 तक का। क्या ये जो सर्वे है 2022 के चुनाव से पहले है, कितना कारगर होता है? क्योंकि किसान आंदोलन भी चल रहा है, किसान आंदोलन को लेकर एक सीटें प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है कि ये हो सकती है, तो इसमें क्या मानना है? देखिए जो ये सर्वे होते हैं ऑब्वियसली ये जनता की राय पर ही लिए जाते हैं, और अगर मैं जनता की नब्ज को पकड़ूं तो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, मैं उसी क्षेत्र से स्टार्ट कर देता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा लोकदल का ही बोलबाला रहा है, राष्ट्रीय लोकदल। लेकिन देखिए बात अगर हम करें 2013 के बाद जो दंगा हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से मुजफ्फरनगर शामली में, वहां से लोकदल को काफी नुकसान उठाना पड़ा, उनके समर्थकों की संख्या घटी। उसके बाद जो चुनाव हुए 2014 हुआ, 2017 हुआ, यूपी इलेक्शन, वहां तो सुपड़ा ही साफ हो गया लोकदल का। तो ऐसा नहीं है, नुकसान उन्होंने भी झेला, उनके जो पॉपुलैरिटी थी वो घटी काफी। और इस बार भी चौधरी जयंत सिंह पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो इस बार उनको मुनाफा होने वाला है, और ये मुनाफा भाजपा को नुकसान दे जाएगा। यानी पश्चिम में लगभग भाजपा को 20% सीटों का नुकसान हो सकता है। बाकी तो अभी 2 महीने कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। रही बात सपा की, तो सपा को इस बार मुनाफा दिख रहा है, क्योंकि अभी तक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन होगा, और जब ये गठबंधन होगा तो मुनाफा दोनों को होगा, वो नुकसान भाजपा झेलेगी। अब बात अगर कांग्रेस की कर ले, तो धरातल पे कांग्रेस अभी दिखाई नहीं दे रही है कहीं भी। और ये प्रियंका वाड्रा भी पूरे जोर लगाए हुए हैं यूपी को लेकर, जगह जगह लोगों को से मिल रही है कि भाई प्रियंका वाड्रा क्या कांग्रेस के जो दावे कर रही है कि हम अच्छी सरकार लाएंगे, लोगों को अपना मैनिफेस्टो की जो उनकी चलती है प्रक्रिया वो भी तैयार की जा रही है कि लोगों को लुभा रहे हैं, तो उसमें प्रियंका वाड्रा कहाँ तक कारगर साबित होगी? देखिए प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस पार्टी जो है पिछले काफी समय से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाई है। उन्होंने जो पिछले चुनाव हुए थे राजस्थान में, उसमें भी प्रियंका वाड्रा को चेहरा बनाकर चुनाव जीता। कई योजनाएं उन्होंने लॉन्च की, कई चुनावी वादे किए थे, बिजली के दाम कम किए जाएंगे, धान की खरीद क्रय केंद्र जो होंगे वो स्थापित किए जाएंगे जगह जगह, और धान के रेट दिए जाएंगे अच्छे। लेकिन पिछले दिनों मैंने खबर देखी कि राजस्थान के जयपुर में ही और अन्य धान क्रय केंद्रों पर लाइन लगी हुई है और पुलिस डंडे बरसा रही है किसानों के ऊपर। वो किसी को नहीं दिखता कांग्रेस को, लेकिन खैर जो भी है, तो मुझे लगता है कि काफी देर कर दी कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा के चेहरे को बुनाने में, ये काफी पहले कर देना चाहिए था। जयंत चौधरी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल के, वे भी अपनी पूरी दमखम के साथ में परिवर्तन यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं कि भाई किसान जो काले कानून बताते हैं, किसान जो 3 किसी कानून हैं उनको लेकर किसानों में एक भ्रांतियां पैदा हो चुकी है कि ये हमारी जमीन को हड़प लेंगे, एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है। तो ये तरह की तमाम मुद्दे हैं जो चल रहे हैं किसानों को लेकर। इसको लेकर रालोद भी कहीं ना कहीं उसे भुना रही है, एक संगठन चल रहा है, किसान यूनियन भी गाजीपुर पर धरना दे रही है, सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रही है। कितना कारगर होगा किसानों के लिए 2022 चुनाव? रालोद से कितने लोग जुड़ पाएंगे, क्या मानना है आपका? देखिए बात करें अगर राष्ट्रीय लोकदल की, तो इस बार उनके जो समर्थक हैं उनकी संख्या में मैं समझता हूं ज्यादा नहीं तो 70% इजाफा हो चुका है।
अभी ये आने वाले समय पे कितना घट जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, ये समय पर निर्धारित करता है। लेकिन युवा भी जोश में है, चौधरी जयंत सिंह भी जोश में है, उनकी पार्टी के जो समर्थक हैं पहले वाले वो भी जोश में हैं। और देखिए परिवर्तन संदेश रैली चल रही है जगह जगह, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसकी शुरुआत हो चुकी है। किसानों को जोड़ा जा रहा है, और केवल किसानों को ही नहीं, हर तबके के लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोकदल को जाना जो जाता है वो केवल किसानों के दल के रूप में जाना जाता है। मैं कहूंगा कि जयंत चौधरी जो हैं वो नए हैं, युवा हैं, और राजनीति की समझ रखते हैं, क्योंकि राजनीति उनको विरासत में मिली है। उनके पिता भी बहुत जाने माने राजनीतिज्ञ रहे, उनके दादाजी भी। तो उन्होंने केवल किसानों की राजनीति नहीं की है, उन्होंने इस बार जो की है हर वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, और ये सही भी है अगर उनको राजनीति में अपनी जगह बनानी है। और इस बार अगर देखिए बात की जाए उत्तर प्रदेश चुनाव में जो आने वाले हैं उसमें पश्चिम में भाजपा को नुकसान जरूर होगा, क्योंकि जयंत चौधरी जो है वो नुकसान देने में सक्षम है। पिछली बार उनकी एक सीट निकली थी और बाद में वो भी भाजपा में शामिल हो गए थे जाके। इस बार उनकी सीटें बहुत अच्छी निकलने वाली है, ये मेरा अनुमान है। तो आज हमने 2022 के चुनाव को लेकर मुद्दे पर जो राजनीति चल रही है, जो जो सभी पार्टियां उनको लेकर हमने आज चर्चा की है। 2022 का चुनाव किस तरीके से पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, 2022 के चुनाव को लेकर किस तरीके से मैनिफेस्टो अपना तैयार कर रखा है, कि क्या सुविधाएं देंगी, ये तो जनता ही तय करेगी 2022 का चुनाव, कि हमें वोट किसे देना है और किसे हमें चुनना है और किसे हमें यूपी के गद्दी पर बैठाना है।